नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं विजन विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय न्यायपालिका की इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। दोस्तों अगर हम संवैधानिक विकास को देखें तो भारत में सबसे पहले 1861 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत 3 उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया और इसका अस्तित्व 1862 में आया। 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का अस्तित्व सामने आता है। कुछ ही सालों के उपरांत सन 1866 में चौथे हाई कोर्ट के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट का उदय होता है। तो इस तरह से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का उदय अनवरत जारी रहता है। वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट का उपबंध भारत में किया गया है। 25वें हाई कोर्ट के रूप में दोस्तों अमरावती हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है और यह अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आइए हम संवैधानिक प्रावधान को देखें। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, जबकि 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूप में चौथे हाई कोर्ट की सौगात हमें प्राप्त हुई और वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट की व्यवस्था भारत में की गई है। और अनुच्छेद 224 को अगर देखें, अनुच्छेद 214 को देखें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 उपबंध करता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 यह जोड़ता है कि संसद अगर कानून बनाना चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई ऐसा हाई कोर्ट है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर रहा है तो ऐसा हाई कोर्ट बनाने की शक्ति किसके अंदर है? संसद के अंदर है। और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करनी होगी वह कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाती है उस राज्य में कितनी आबादी है, कितने मामले हाई कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, यहाँ उत्तर प्रदेश पूरे भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक जजों की संख्या निर्धारित की गई है और यह जज की संख्या निर्धारित कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसी तरह दोस्तों अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय किस तरह का न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 129 में कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, वैसे ही हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से यहाँ जो तात्पर्य है दोस्तों 2 अर्थ निकलता है। पहला कि जो इसके आदेश होंगे उस आदेश को नजीर के रूप में निचली अदालतों को मानना आवश्यक होगा, और दूसरा तात्पर्य ये निकलता है कि अगर इनके आदेशों की अवहेलना निचले अदालत में होती है तो इस अदालत को निचली अदालत को दंडित करने का अधिकार होगा। तो इस तरह अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय का उपबंध करता है। दोस्तों अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो जज होंगे
जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति महोदय हाईकोर्ट के जज हों या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति, जो चीफ जस्टिस हैं इनकी नियुक्ति किसके सलाह पे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जबकि हाईकोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल के अलावा जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी भी सलाह लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं। जबकि हाईकोर्ट के अगर अन्य जजों की नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के अलावा राज्यों के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं। तो ये मामूली अंतर है, इसे याद रखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 222 जो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। अनुच्छेद 222 में किस बात का उल्लंघन किया गया है? तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके स्थानांतरण की बात कही गई है और यह दोस्तों संविधान का मूल ढांचा है, इसे सरकारें परिवर्तित नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 222 में उपबंध है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण किस तरह से होगा और इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया संपादित करेंगे राष्ट्रपति महोदय। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की पहली शर्त होती है कि वह भारत के नागरिक हों, वह भारत के नागरिक हों और उनकी आयु 62 वर्ष से ज़्यादा ना हो, उनकी आयु 62 वर्ष से ज़्यादा ना हो और वो 10 साल तक न्यायाधीश का कार्य कर चुके हों या 10 साल तक वकील रह चुके हों। तो योग्यता भारतीय नागरिक हो, आयु 62 वर्ष से ज़्यादा ना हो, 10 वर्ष तक न्यायाधीश और या वकील रह चुके हों। दोस्तों, न्यायाधीश या तो लोअर कोर्ट में होंगे 10 साल के लिए और वकील की बात होगी तो हाई कोर्ट में 10 साल अगर वकील के रूप में कार्य किया हो, उन्होंने वकालत किया हो, तो वो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जस्टिस बनने की योग्यता रखते हैं। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ इनको राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति महोदय को वापस भेजते हैं। जो हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पे, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पे इन्हें हटाया जा सकता है। किस तरह हटाया जा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो रीति है वही रीत से हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, महालेखा परीक्षक, इन चारों अधिकारियों को एक विशेष रीत से हटाया जाता है। वो राष्ट्रपति को हटाने जैसी प्रक्रिया ही होती है। तो दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया आप समझ गए। अब वेतन भत्ता देखना है। वेतन भत्ता इनका हाई कोर्ट के चाहे न्यायाधीश हो चाहे कर्मचारी हो, इनका वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से भारित होता है। जी हाँ, हाई कोर्ट के कर्मचारी हो
या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, इनका वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि इनका पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। पेंशन केंद्र सरकार देता है और वेतन भत्ता कौन देता है? राज्य सरकार की संचित निधि से मिलता है। और दोस्तों, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका वेतन क्या है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन क्या है? आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम बहुत जल्द इसका आंसर आपको देंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की अधिकारिता की बात करें तो उसमें प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, न्यायिक समीक्षा, प्रशासनिक अधिकारिता, रिट संबंधी अधिकारिता और अभिलेख संबंधी अधिकारिता इनके अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक अधिकारिता की बात करें तो जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें संवैधानिक संकट जैसा कोई प्रश्न छिपा हुआ हो, जो संवैधानिक महत्व का हो, तो उसकी सुनवाई का अधिकार लोअर कोर्ट में नहीं है, उच्च न्यायालय में ही है। और राजस्व संबंधी अधिकारिता इनके अंतर्गत आते हैं। पागलों मूर्खों की वसीयत का मामला हाई कोर्ट सुनता है प्रारंभिक स्तर पे, और संपत्ति का मामला हो या मूल अधिकार संबंधित कोई मैटर हो, उसकी प्रारंभिक अधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं हाई कोर्ट में सुनवाई किए जाते हैं। और दोस्तों, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आप जानते ही हैं, भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वह पिरामिड जैसा है। इसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट विराजमान है और मध्य स्तर पे हाई कोर्ट और निचले स्तर पे लोअर कोर्ट है। तो जब लोअर कोर्ट से कोई मैटर सुना जाता है और उसमें कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में सुनने का अधिकार है। उसकी अपील जो होती है हाई कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई का अधिकार रखता है। तो दोस्तों, यही अपीलीय अधिकार है। इसमें दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व संबंधी मामले सुने जाते हैं। न्यायिक समीक्षा संबंधी अधिकार हाई कोर्ट को है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को है। दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है यह विधायिका द्वारा निकाले गए किसी आदेश और कार्यपालिका विधायिका द्वारा निकाले गए पास किए गए किसी कानून और कार्यपालिका द्वारा निकाले गए किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है, और अगर वह न्याय संगत नहीं है, कानून के सापेक्ष नहीं है, तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस कानून को, उस आदेश को समाप्त कर सकता है। और दोस्तों, यह अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। प्रशासनिक अधिकारिता की बात करें तो दोस्तों, अनुच्छेद 227 में उपबंध किया गया है कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। वास्तव में जो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है उसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट विराजमान है, जबकि हाई कोर्ट से तात्पर्य है हाई कोर्ट के साथ साथ लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उसके नियम बनाने, उसके अधीक्षण करने का अधिकार किसे है? हाई कोर्ट को है। यह स्वतंत्र नहीं है। यही बात दोस्तों अनुच्छेद 227 में कही गई है कि हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण करने का अधिकार होगा, नियम बनाने का अधिकार होगा, प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसके बाद हाई कोर्ट की रिट निकालने की जो शक्ति है, रिट अधिकारिता है, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के हनन होने पर
कोई नागरिक 5 तरह से ऋण निकलवा सकता है। वैसे हाईकोर्ट भी कुल 5 ऋण निकालने में सक्षम है। तो वो 5 ऋण क्या होती हैं आप जानते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, जैसे कुल 5 ऋटें होती हैं। इसे निकालने का अधिकार किसे है, हाई कोर्ट को है। दोस्तों इसी तरह हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करता है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, हाई कोर्ट के जो दिए गए निर्णय हैं, वह एक नजीर की भांति कार्य करेगा। उसके आदेश को निचली अदालत को मानना होगा और न मानने पर उन्हें दंड दिया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन 25 उच्च न्यायालय में कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना उस संबंधित प्रदेश की राजधानी में नहीं है और उसे ध्यान में रखना जरूरी है। और कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों के मध्य है। तो आइए देखते हैं वो कौन से उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना राज्य की राजधानी से इतर है, राज्य की राजधानी में नहीं है, और कौन से वो न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्य की अधिकारिता को धारण करते हैं। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो 1866 में हुई थी, इसका जो मुख्य खंडपीठ है वह इलाहाबाद में ही है, इलाहाबाद में। और एक खंडपीठ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आप यूपी की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, खंडपीठ लखनऊ में है और मुख्य पीठ इलाहाबाद में है। पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का अभी हाल ही में 2019 में सबसे नया हाई कोर्ट बना है अमरावती हाई कोर्ट। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट भारत में स्थापित हुआ वो अमरावती हाई कोर्ट है, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है और उसकी न्यायिक क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश ही है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है, लेकिन यहाँ का मुख्य खंडपीठ रायपुर में स्थापित न होकर बिलासपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। इसी तरह गुजरात का मुख्य खंडपीठ अहमदाबाद में है और इसका न्यायिक क्षेत्र पूरे गुजरात है। केरल का मुख्य पीठ दोस्तों एर्नाकुलम में है और केरल हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र पूरा केरल है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य पीठ जबलपुर में है और इसका क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है। उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य पीठ कटक में है और इनकी जो सुनवाई का क्षेत्र है पूरा उड़ीसा है। दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य पीठ है वह जोधपुर में है और राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई का क्षेत्र पूरा राजस्थान है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वह कहाँ है, उत्तराखंड का नैनीताल में है और इनका न्यायिक क्षेत्र पूरा उत्तराखंड है। बम्बई हाई कोर्ट का मुख्य पीठ मुंबई में है, मुंबई हाई कोर्ट का मुख्य पीठ मुंबई में है। इनका जो अधिकारिता क्षेत्र है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, ये 3 राज्य हैं जिसकी सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट करता है। दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो गुवाहाटी में ही है और इसकी सुनवाई असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। यह इन राज्यों की सुनवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट करती है। इसी तरह दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ है, चेन्नई में है और इनकी सुनवाई तमिलनाडु और पुदुचेरी जैसे राज्यों की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट के तहत होती है।
दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट का जो मुख्य पीठ है वह कलकत्ता में ही है और इसकी सुनवाई पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप की भी सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ ऐसे तथ्य हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप की सुनवाई किस हाई कोर्ट के तहत होती है, कलकत्ता हाई कोर्ट के तहत होती है। लक्षद्वीप की सुनवाई किस हाई कोर्ट के तहत होती है, तो एर्नाकुलम हाई कोर्ट के तहत होती है। वैसे ही दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत कौन कौन से राज्यों की सुनवाई होती है, ये सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टाइप के हैं। और दोस्तों जो संशासित प्रदेश हैं, संशासित प्रदेशों में आप जानते हैं दिल्ली एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जो संशासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है। तो कहने का आशय यह है दोस्तों, संशासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, बाकी और किसी संशासित प्रदेशों के पास हाई कोर्ट नहीं है। तो इस तरह से आप चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से बेहतरीन ढंग से राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र को समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के माध्यम से शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आप अगला लेक्चर हमसे किस विषय पर चाहते हैं।